हाय एवरीवन, अंशुल दिस साइड फ्रॉम आरकेआर ओवरसीज एजुकेशन। आज मैं कौशल के साथ हूँ। इनका एडमिशन डेकेंड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ है। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के कोर्स है मास्टर्स के लिए। इस वाले वीडियो में जो मेन मेरे को डिस्कस करना था कौशल के साथ में, वो ये पॉइंट था कि इनकी बैचलर्स जो है वो मैथमेटिक्स ऑनर्स में हो रखी है। तो उसमें इनके पास मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स थे, प्लस कुछ सब्जेक्ट्स इन्होंने कंप्यूटर्स के भी पढ़े हुए थे। तो अगर ऐसी प्रोफाइल हो कि जिसका मैथमेटिक्स हैवी आपका अगर बैकग्राउंड होता है बैचलर्स में, उसके होने के बाद में भी आप डेटा साइंस, एआई या मान लो कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स वाले कोर्सेज़ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, प्लस आपके पास में ऑप्शंस और कौन कौन से बनते हैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो इस वाले वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक बार मैं कौशल को बोलूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन एक बार आप लोग को सबको दे दे एक बार। कौशल, एक बार अपना इंट्रोडक्शन नाम दीजिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कौशल। मैंने अपनी बैचलर मैथमेटिक्स ऑनर्स में करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरी CGPA अराउंड 7.324 थी और जर्मन GPA में अराउंड 2.3 है। एंड जो मैंने अराउंड 6 to 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, जिसमें 4 ऑफर लेटर आ गए थे। ठीक, तो अभी जैसे इनके हमने अप्लाई किए, मान लो 15-16 जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किए, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो इन्होंने सेलेक्ट किया था ऑफ लेटर आने के बाद में, वो इन्होंने डेकेंड ऑफ यूनिवर्सिटी का किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के लिए। वो शुरू से ही एक जब हमारा डिस्कशन भी हुआ था तो वो पॉइंट यही चल रहा था हमारा, जब हमने शॉर्टलिस्ट किया था, कि इनका प्रेफर्ड कोर्स एआई एंड डेटा साइंस का ही था। प्रॉब्लम क्या होता है कि एआई एंड डेटा साइंस के लिए जो मेजरली बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डेटा साइंस मास्टर्स में प्रॉपरली करा रही होती हैं, वो हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट्स में मेंशन करती हैं कि आपके पास में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स का बैकग्राउंड होना चाहिए। और इनके पास में और जो डिग्री भी है बैचलर्स की, वो 3 साल की डिग्री है। तो चैलेंजेस काफ़ी सारे थे कि क्या जर्मनी की बाकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। अब मेजरली हम लोग को क्या देखना होता है जब भी आपको डेटा साइंस या एआई के कोर्सेज में अप्लाई करना है, आपके पास मेन पॉइंट आप यही चेक करोगे कि जो बैचलर्स में आपने पढ़ा है उसमें आपके पास में एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस के बेसिस के या आईटी के 15 से 30 क्रेडिट पॉइंट मिनिमम कम से कम बनने ही चाहिए। और आपके पास से मैथमेटिक्स और स्टैट्स के भी अगर सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, उसके भी 30 क्रेडिट पॉइंट्स अगर बनते हैं, तो आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के एलिजिबल बन जाते हो। ठीक है, अब कौशल, आपके पास में कंप्यूटर साइंस के बैचलर्स में लगभग कितने सब्जेक्ट्स रहे होंगे? अराउंड 4 सब्जेक्ट्स थे और टोटल उनका ACTS क्रेडिट पॉइंट 16 थे। 16 क्रेडिट पॉइंट्स थे, और बाकी मैथ्स और स्टैट्स के काफ़ी सारे क्रेडिट पॉइंट्स अपने बन जा रहे थे, है ना। अब क्योंकि देखो, अब 16 क्रेडिट पॉइंट्स में क्या होता है कि आप हर यूनिवर्सिटी, मान लो कि फॉर एग्जांपल MNIM डेटा साइंस करा रहा है, या आपने कील यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस हो रहा है, या फुल्डा में हो रहा है, किसी भी जगह पे आप ब्राउनश्वाइग लेके चल सकते हो। इन सब जगह पे डेटा साइंस लेकर आप अप्लाई करोगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स में साफ लिखा रहता है कि आपको मिनिमम 30 क्रेडिट पॉइंट्स जो है वो थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के चाहिए, 30 क्रेडिट पॉइंट्स आपको प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस वगैरह के चाहिए होते हैं, प्लस मैथ्स और स्टैट्स का एक अलग से आ जाता है। बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है कि किसी ने बीटेक CS या IT में अगर कर रखा है, तो आपका थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस और प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस के तो ECTS या क्रेडिट पॉइंट्स आपके पूरे हो जाएंगे। उनको चैलेंज आता है मैथ्स और स्टैट्स का पूरा करने में। वहाँ पे कौशल को बेनिफिट मिल गया कि भाई इनका मैथमेटिक्स की अगर डिग्री थी बैचलर्स में, तो इनके मैथ्स और स्टैट्स तो पूरे हो ही रहे थे, प्लस इनको 16 क्रेडिट पॉइंट्स आपके अलग से कंप्यूटर साइंस के भी अगर आ जाते हैं। वैसे में कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ ही हमें टारगेट करनी चाहिए जर्मनी में, जिसमें कि आपकी अगर 2 सब्जेक्ट्स की क्रेडिट पॉइंट्स रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, और कंप्यूटर्स का अगर मैंडेटरी नहीं किसी ने मांगा हुआ है कि कंप्यूटर्स में किसी ने ऐसा नहीं लिखा है कि भाई आपको 30 ECTS के प्रूफ कराओ ही कराओ, तो आपको उसमें अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इनिशियली जो डिस्कशन था मेरा वो ये था कि अपने आपका जो प्रिफर्ड कोर्स है डेटा साइंस का, उसमें जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है सिर्फ वहीं पे अप्लाई करो, क्योंकि अगर बिना मतलब आप सब जगह पे अप्लाई करते रहोगे तो हर जगह की एप्लीकेशन फ़ीस भी भरनी पड़ती है। और एप्लीकेशन फ़ीस अगर डेटा साइंस का अगर आपने 15-20 यूनिवर्सिटी उसकी अप्लाई कर दी, तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 400-500 यूरो से फीस में ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो, तो एडमिशन के चांसेस वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने फाइनलाइज़ किया था कि अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है तो एक अपने मैथमेटिक्स इंटरनेशनल का कोर्स ले सकते हैं, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स ले सकते हैं, प्लस AI डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, जहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है अपने सिर्फ उसी को टारगेट करेंगे। एंड सर, आपने ये भी कहा था कि आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, जिससे प्रोफाइल स्ट्रांग बन जाए आपकी AI और DS अप्लाई करने के लिए।
अब ये इस पॉइंट का क्या मतलब है कि मान लो जैसे इनके पास में सिर्फ 16 ही क्रेडिट पॉइंट थे कंप्यूटर साइंस के, और मेरे को अब बैचलर्स भी पूरी हो चुकी है, अब कोई मास्टर्स अभी हम कर नहीं रहे हैं, तो अपने एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट्स कैसे गैदर कर सकते हैं ना। उसका सिर्फ क्या प्रॉपर तरीका होता है कि मान लीजिए कई सारे आज के टाइम में ऑनलाइन कोर्सेज भी हो रहे हुए, जो लोग आपको डेटा साइंस में सर्टिफिकेशन करा रहे होंगे, कोई एआई में करा रहा होगा, कोई माई एसक्यूएल में करा रहा है, पाइथन में करा रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप सर्टिफिकेशन को सिर्फ उसी जगह से लो जो सर्टिफिकेशन आपको किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड करके अगर दे रहा हो। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप आईआईटी प्रॉब्ली रुड़की वाले जो है सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं, जो आपको 6 क्रेडिट पॉइंट की सर्टिफिकेशन दे देते हैं। वो उन क्रेडिट पॉइंट्स को आप एडिशनली अपने प्रोफाइल में लगा सकते हो। तो आपके पास अगर सिर्फ 16 ही क्रेडिट पॉइंट्स अगर कंप्यूटर साइंस के बन रहे हो, तो आपने 6 और गैदर कर लिया, तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 28-30 क्रेडिट पॉइंट फिर बन जाते हैं। उससे फिर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी कवर कर सकते हो। किसी ने अगर मास्टर्स का फर्स्ट ईयर कर लिया, तब तो आपके पास में मास्टर्स के फर्स्ट ईयर से ही 60 क्रेडिट पॉइंट्स एडिशनल मिल जाएगा। नहीं हो पा रहा है तो आप एडिशनल क्रेडिट पॉइंट्स के लिए शॉर्ट कोर्सेज को अप्लाई करो, और उसको कवर करके जो उसका सर्टिफिकेट हो, सिर्फ यही ध्यान रखना है कि वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना चाहिए। ये एक पॉइंट जो आप लोग के लिए भी काफ़ी काम आएगा, आप इस तरीके से उसको अप्रोच कर सकते हो। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेजरली सबका सेम ही रहता है कि आइल्स, आप इंग्लिश डॉट में जा रहे हो तो आपको आइल्स देना ही देना है। अच्छा, इसमें कई सारे ऐसे मेरे पास में क्वेरीज भी आती हैं कि क्या आइल्स मैंडेटरी है, क्या मैं एमओआई के बिहाफ पे अप्लाई कर सकता हूँ, क्या 6 बैंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो आइल्स में आपका भी शायद 6 बैंड ही था। तो अब आप खुद सोच लो कि 6 बैंड होने के बाद में भी कितनी 15-16 यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें अप्लाई किए हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि 6.5 ही हो, है ना। 6 में भी आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, बट वो डिपेंड करता है कोर्सेज के ऊपर में। अगर आप सिर्फ मान लीजिए आपने या डेटा साइंस ही स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो, तो वो डिपेंड करेगा कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ में 6 बैंड पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एमओआई के बिहाफ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही एक्सेप्ट करती हैं, तो एमओआई को लेके सिर्फ चलने से फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर आपके ऑप्शंस बहुत कम हो जाएंगे। और एक हमेशा छोटा सा एक डाउट रहता है कि क्या मेरा वीज़ा एमओआई के बिहाफ पे लगेगा कि नहीं लगेगा। एक पॉइंट और इसमें डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि मान लो जैसे 3 साल की बैचलर्स है, अपने को पता है कि हमारे जो ग्रेड पॉइंट्स बन रहे हैं वो कम है, 140-150 के आसपास में है। आपने सर्टिफिकेशन कोर्स करके मान लो उसमें कुछ एडिशनल कर लिया। एक तरीका और आप इसमें जो मैं हमेशा गाइड करता हूँ, जो मैंने कौशल से भी बोला था, कि आप जो आपका बैचलर्स का ड्यूरेशन है, कि आपने मान लीजिए 2019 से 22 में या 20 से 23 में अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, उसकी ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में अगर आप एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करते हो, वो इंटर्नशिप जो आपके बैचलर्स का करिकुलम में नहीं आ रही हो, बट आपने एडिशनली अलग से किया हुआ है, और उसको कम से कम 8 हफ्ते से 12 हफ्ते की इंटर्नशिप अगर आप करते हो, वो भी आपके एडिशनल क्रेडिट पॉइंट्स के तौर पे कई सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती हैं उसको। जैसे इन्होंने भी इंटर्नशिप जो की थी वो 3 महीने की थी। वो क्या इंटर्नशिप था, क्या प्रोफाइल था, एक बार वो बता दो। मैंने इंटर्नशिप करी थी एआई इंटर्न में, ब्लॉकचेन थी कंपनी, दुबई बेस्ड कंपनी थी, फायरचेन। ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने इंटर्नशिप किया, उसमें एआई एंड ब्लॉकचेन के बेसिस पे इन्होंने काम किया था उस पर, प्लस दुबई बेस्ड कंपनी थी, तो वो इंटरनेशनल कंपनी के अंदर में आ जाता है। वो 3 महीने की जो इंटर्नशिप थी, उसके भी इनको एडिशनल क्रेडिट पॉइंट्स में यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। तो जो पॉइंट है कि भाई 16 क्रेडिट पॉइंट से कैसे इन्होंने एडिशनल कर करके बढ़ाया अपना, तो ये सारे प्रोसेस को आप यूज़ में लाते हैं। अब ये सब प्लानिंग कब कर सकते हो, जब आप बहुत एडवांस में आप अपनी एप्लीकेशन के लिए प्रिपरेशन शुरू करते हो। आप अगर आखिरी में मान लो अभी विंटर इनटेक चल रहा है, विंटर इनटेक में 15 जुलाई तक की डेडलाइन है, और आप मेरे पास में अगर जून में आके बोलोगे भाई मेरे को इसमें सब जगह अप्लाई करा दो, तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस तो वैसे ही जा चुके होंगे, प्लस आप इतनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो। तो विंटर इनटेक के लिए भी अभी से अगर प्लान करते हो तो ऑप्शंस बचे हुए हैं, जिसमें आप 15 जुलाई तक की डेडलाइन है, आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। और इनका समर इनटेक में 4 जगह से आया, तो समर में तो वैसे ही सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं होती है, विंटर में आपके पास मेजरली सारी ओपन रहती हैं, तो आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे निकलते हैं। और एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, वीज़ा को लेके कोई भी चैलेंजेस तुम्हें ऐसा लगा, या वीज़ा प्रोसेस एकदम स्मूथ निकला था? वीज़ा सर स्मूथ था, बट मुझे मिलने में थोड़ा टाइम लगा था। मे बी दिल्ली वीएफएस में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उसकी वजह से वो मुझे अराउंड 60 डेज़ लगे थे वीज़ा। 60 डेज़ लगे थे। देखो, अब दिल्ली वीएफएस में अलग अलग नंबर्स आते हैं ना। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं मेरे जिनका 17 to 20 डेज़ में भी आ गया है ना, कुछ हैं जैसे इनका 60 डेज़ में आया है, कुछ अभी ऑलरेडी हैं जो समर वाला इंटेक में जनवरी से भी एप्लीकेशन डाले हुए, उनका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो दिल्ली में कई चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसमें
एज सच कोई रूल नहीं है कि अच्छा इसका टाइम पे आ गया तो मेरा भी आ जाएगा। सबकी इंडिविजुअल प्रोफाइल्स होती हैं, सब में अलग अलग वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। किसी की प्रोफाइल दूसरे शहर में है, उसके ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो में जाएगी, वहाँ से फिर आपको यूनिवर्सिटी वो वेरीफाई करके देगी, तब वीज़ा आता है ना। तो कोशिश ये करो कि आप जब भी वीज़ा लगा रहे हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी चाहिए वो उसमें मेंशन हो, सब आप जमा करा रहे हो। प्लस आप अपना ईमेल चेक करते रहो कि अगर एम्बेसी को कोई भी सवाल आता है तो वो लोग आपको मेल डालते हैं। वीज़ा रिजेक्शन आउटराइटली पब्लिक यूनिवर्सिटी में खास करके एम्बेसी आपको सवाल पूछे बिना रिजेक्ट नहीं करती है। अगर उसको कोई भी डाउट आएगा, अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन है तो आपको मेल ज़रूर करेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि उनको कुछ पूछना नहीं होता, अगर उनको रिजेक्ट करना होगा तो आपके प्रोफाइल के बेसिस पे रिजेक्ट भी कर देते हैं, है ना। तो कोई भी ऐसा चैलेंज वगैरह मान लो कुछ भी कहीं पे आपको फेस हुआ आरके की तरफ से, या आप क्या फीडबैक देना चाहोगे, कुछ भी अगर नहीं सर, एज सच मुझे कोई चैलेंज फेस नहीं हुआ है, सारे डॉक्यूमेंटेशन सब टाइम पे हुए थे। और हिमानी मैम से मैं डायरेक्टली कांटेक्ट में था, जो भी मुझे डाउट होता था मैं उनसे कॉल पे या मैसेज डाल देता था, मुझे फीडबैक मिल जाता था उनसे। चलो, तो कौशल को बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा मैं, ये परसों ही फ्लाई कर रहे हैं। और कोई आप लोग को भी अगर कोई डाउट आता है, विंटर एप्लीकेशन में कोई असिस्टेंस चाहिए, एपीएस को लेके सवाल है, मान लो अपनी प्रोफाइल आपको इवेलुएट करानी कि एडमिशन हो पाएगा पब्लिक में नहीं हो पाएगा, तो आप कॉल कर सकते हो, ईमेल करो या कमेंट करो। अपना नंबर जरूर छोड़ना, क्योंकि आप नंबर कई लोग के आते नहीं हैं, सिर्फ वो क्वेरीज आ जाती हैं, तो फिर क्वेरी में व्हाट्सएप पे जवाब देते देते बहुत टाइम लगता है ना। तो आप लोग डायरेक्टली कॉल के थ्रू अप्रोच करो ताकि हम लोग अलाइन कर सके आपको कॉल बैक करने का। So thank you everyone, and keep subscribing us.